हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अम्ल, क्षार, लवण तथा पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया है या जो अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में न आया हो। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बोधात्मक क्वेश्चन की भी कुछ जानकारी होगी। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है या परीक्षाओं में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि यदि कपड़ों में दाग धब्बा लग जाता है तो उसे किस अम्ल के द्वारा या किसके द्वारा जो है छुड़ाया जाता है, या जो लिटमस पेपर होता है जिसके द्वारा जो है हमें अम्लता या क्षारीयता का ज्ञान होता है तो वो लिटमस पेपर किसके द्वारा तैयार किया जाता है, या आपका जो आशुद्ध जल होता है जिसे आप डिस्टिल वाटर कहते हैं, वो जो डिस्टिल वाटर होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा क्यों। और इसके साथ ही साथ जो है आपको ये भी इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ हैं, चाहे आपका दही हो, चाहे आपका सिरका हो, चाहे आपका एक तरीके से चाहे दही हो, सिरका हो या नींबू हो, तो ये जो खट्टे खाद्य पदार्थ हैं इनको धात्विक बर्तनों में नहीं रखा जाता है। इसका क्या कारण है, या इस वीडियो के अंतर्गत आपको पेशाब का पीएच मान के, पेशाब का, लार का या बहुत सारे रक्त का, तो जितने भी महत्वपूर्ण पीएच मान हैं ये आपको यहाँ पर आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। और यदि लंबे समय तक कार्य कर दिया जाए तो शरीर में थकान जो आती है, उस थकान के आने का क्या कारण है, तो और मानव जो शरीर होता है उसके पीएच मान का परास क्या होता है, इन सभी चीज़ों का, इन सभी प्रश्नों का यदि आप जवाब चाहते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाली है और प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, अम्ल की बात करेंगे कि वास्तव में अम्ल क्या है। तो देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें जो है, यदि अम्ल वे पदार्थ होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, यानी अम्ल यदि होगी तो उसे यदि आप जल में घोलिएगा तो वो H पॉजिटिव आयन देती है, यानी हाइड्रोजन आयन देती है। तो यहाँ जो आपको परीक्षा में हम लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे वो हमारा जो है प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से होगा और उनके व्यावहारिक यूज पे होगा। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत लवण पे भी बहुत सारे जो आपके लवण हैं, चाहे आपका ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो, तो यहाँ पर जो आपके लवण से भी संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं और इनके क्या व्यावहारिक यूज हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। तो चलिए देखते हैं अम्ल। देखिए, अम्ल का जो गुण होता है ये जान लेना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। देखिए, जो अम्ल का स्वाद होता है वह वास्तव में अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, अम्ल का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि यह धातुओं के साथ अम्ल का रिएक्शन कराया जाता है, यानी जो अम्ल है वो धातु से क्रिया करने के बाद निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करने का काम करती है, ये इसका गुण होता है। और जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, जितने भी अम्ल हैं उनका जलीय जो विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होता है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब कि जो अम्लें हैं वो विद्युत अपघट्य का काम करती हैं, यानी इलेक्ट्रिक का प्रवाह उसके अंतर्गत होता है, यानी विद्युत की सुचालक हैं। अम्लें विद्युत की सुचालक होती हैं। अब ये बार बार क्वेश्चन आता है कि यदि कोई नीला लिटमस पेपर है और उसे लाल कर देती है तो वो क्या होती है, अम्ल। यानी अम्ल को पहचानने का, जैसे कोई मान लीजिए आपका लिक्विड है और उसके अंदर यदि आप लिटमस पेपर डालते हैं, नीला लिटमस पेपर आप डालते हैं, यदि वो लाल कलर में चेंज हो जाता है तो यही उसकी पहचान है कि वो जो लिक्विड है वह आपका क्या है, अम्ल है। तो अम्ल जो होती है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो नीले को लाल कर दे वो अम्ल है। अब आगे देखते हैं हम लोग
देखिए ये क्षार से जब क्रिया करती है, देखिए अम्ल जब भी क्षार से क्रिया करेगा तो लवण व पानी बनता है। यह भी पूछा गया है कि अम्ल क्षार से क्रिया करने, अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनता है, यानी लवण बनेगा और साथ में पानी का निर्माण होता है। देखिए अम्लों का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए जो कोई भी अम्ल होगी उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। देखिए पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञान होता है। तो इस तरीके से यदि अम्ल के पीएच मान की बात की जाएगी तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। जब पीएच मान राइट 7 के बराबर होता है तो वो पदार्थ न अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, बल्कि वो उदासीन होता है। तो अब यह अम्ल और यहाँ से अम्ल से संबंधित यह भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है और निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रबल अम्ल होती है यदि उसे आप जल में घोलिएगा तो वो पूर्णतया जो है विघटित हो जाती है। कहने का मतलब पूर्ण रूप से जो विघटित हो जाए वह प्रबल अम्ल होता है, जो आंशिक रूप से विघटित हो वह जो है आपकी दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल क्या है ये नाम आता है। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया और जो है H2CO3 जिसे कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है, कार्बोनिक अम्ल और H2SO3 भी है इसमें, जिसे सल्फ्यूरस एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, खास करके 3 अम्ल आपको अच्छे से पता हो, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये ऐसी अम्ले हैं जो प्रबल अम्ले हैं। ठीक है, प्रायः सभी खनिज अम्ल, जितने भी खनिज अम्ले हैं, यानी जो ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय है वो खनिज यानी खनन करके निकाला जाता है तो वो सारे के सारे अम्लीय होते हैं। प्रायः सभी खनिज अम्ल क्या होते हैं, अम्ल ही होते हैं और सारे वो कैसे अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल होंगे। जितने भी खनिज अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल होंगे और वो किसका काम करते हैं, विद्युत अपघट्य का काम करते हैं। आइए दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। तो दुर्बल अम्लों में आपकी एस्टिक अम्ल है यानी CH3COOH और फार्मिक अम्ल है जिसे जो चींटा या चींटी के अंतर्गत पाई जाती है। फार्मिका माने चींटी होता है ये फार्मिका। तो एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल जो नींबू में पाई जाती है। तो ये सारी अम्लें जो होती हैं ये दुर्बल अम्लें होती हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपसे पूछा जाता है तो कभी भी प्रबल अम्ल में आएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये आपको अच्छे से नॉलेज में रहे। दुर्बल में आएगा तो एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। इसके अलावा और भी है दुर्बल में, जैसे टार्टरिक अम्ल है और इसके बाद कार्बोनिक अम्ल भी है यानी ठीक है, तो टार्टरिक अम्ल भी इसकी कैटेगरी में आपकी आती है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, कहता है सिरका का मुख्य घटक है। देखिए जो सिरका होता है तो आता है परीक्षा में कि सिरका का जो मुख्य घटक है वो क्या है। तो सिरके का जो मुख्य घटक होता है वो आपका एस्टिक अम्ल होता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये लिखा यहाँ पर है कि जैसे कोई सिरका हो, दही हो, नींबू हो या संतरे का रस है, इन सभी से बना यदि कोई खाद्य पदार्थ है तो उसे, जैसे मान लीजिए दही है या आपका जो है नींबू है या सिरका, तो इसे जो है किसी धात्विक बर्तन में नहीं रखा जाता, इसे शीशे के बर्तन में ही रखना उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि यह जो धात्विक बर्तन में आप रखेंगे तो उसके साथ यह जो है क्रिया करने के बाद जहरीला धात्विक यौगिक बना देता है जो खाद्य पदार्थ को विषैला बना सकता है। तो इसलिए जितने भी खट्टे आपके खाद्य पदार्थ हैं, खास करके दही हो गया, सिरका हो गया या नींबू से बना जो भी खाद्य पदार्थ है तो उसे आप धात्विक बर्तन, किसी धातु के बने बर्तन में नहीं रखना चाहिए, उसे शीशे के बर्तन में रखना चाहिए। यही कारण है क्योंकि वो क्या करेगा कि वो धातु के साथ रिएक्शन करेगा, वह अम्ल और एक जहरीला यौगिक बना सकता है जो खतरनाक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं लिटमस किससे प्राप्त होता है। देखिए जो लिटमस पेपर होता है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता का पता करते हैं कि यह एसिड है कि बेस है, तो वो लिटमस पेपर होता है। और वो लिटमस पेपर किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। आइए थोड़ा लाइकेन के ऊपर और फोकस करते हैं।
देखिए लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो आपका जो है सहजीवी पौधा है। यह कवक एवं शैवाल के मिश्रण से बनता है, यानी कवक एवं शैवाल का जो मिश्रण होता है उसके द्वारा तैयार होता है आपका लाइकेन, यानी लाइकेन एक सहजीवी पौधा होता है और लाइकेन के द्वारा ही लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। दूसरी बात, लाइकेन जिस स्थान पर देखने को नहीं मिलता है ये पौधा, यानी लाइकेन जहां नहीं दिखाई देगा तो यह वायु प्रदूषण का संसूचक होता है। जहां पे हवा में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा वहां पे ये चीज आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको अच्छे से तैयार रहे क्योंकि पर्यावरण में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अम्ल वर्षा की मुख्य गैस है। देखिए बात अम्ल वर्षा के मुख्य गैस की हो रही है, तो अम्ल वर्षा के मुख्य गैस की जब बात करेगा तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और यानी SO2 और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो ऐसी गैसें हैं जो अम्ल वर्षा की जिम्मेदार गैस हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो अम्ल वर्षा की अगर अम्ल वर्षा किन किन अम्लों से होती है तो उसमें आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होगी। अगर ये पूछा जाएगा कि जिम्मेदार गैस कौन है अम्ल वर्षा की तो SO2 एवं NO2। देखिए यह जो है ना, जब ये पानी के साथ क्रिया करती है, जब इसके साथ जल जब इस गैस के साथ मिलता है तो वो अम्ल बना देता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये आप समझ रहे होंगे यह एक तरह से द्वितीयक प्रदूषक में भी आता है। कभी ये आ जाए कि निम्न में द्वितीयक प्रदूषक कौन है, अगर वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल है तो यह द्वितीयक प्रदूषक में आएगा, क्योंकि SO2 अपने आप में प्रदूषक खुद है, एक प्रदूषक गैस है, फिर ये पानी के साथ क्रिया करके एक उससे भी तगड़ा जो है उससे भी जहरीला प्रदूषक बनाने का काम करती है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो इसलिए यह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में भी ये आ जाएगा आपका। अगला सवाल है कि जो आंसू जल होता है जिसे आप डिस्टिल वाटर कहते हैं, तो आंसू जल में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, क्यों? देखिए जो आंसू जल होता है उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन का आयन होता है वो अनुपस्थित होता है। उसमें कोई भी आयन नहीं पाया जाता, ना ही H पॉजिटिव आयन पाया जाता है ना ही OH निगेटिव आयन पाया जाता है। अगर H पॉजिटिव आयन पाया जाता तो अम्ल हो जाता और अम्लीय हो जाता, अगर OH निगेटिव आयन पाया जाता तो ये क्षारीय हो जाता। ये आयनों का अभाव होता है आंसू जल में, इसीलिए डिस्टिल वाटर यदि है तो उसमें कोई करंट फ्लो होने का चांस नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, क्या वर्षा के जल में विद्युत का प्रवाह संभव है? देखिए क्या वर्षा के जल में विद्युत का प्रवाह संभव है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो हाँ जवाब होगा हाँ में, क्योंकि जैसे ही जब बारिश का जब पानी जब वायुमंडल के संपर्क में आता है, यानी कहने का मतलब जब वायुमंडल में आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाता है, यानी जो वर्षा का जल है वो CO2 के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाने का काम करता है, जिसके वजह से जो है उसके अंदर अम्लता आ जाती है वर्षा के जल में। जब वर्षा के जल में अम्लता आ गई, वो अम्लीय हो गया तो वो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, यानी इलेक्ट्रिक का प्रवाह उसमें होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक, देखिए जो रसायन उद्योग होता है उसमें कह रहा है कौन सा तेजाब होता है जो मूल रासायनिक माना जाता है, तो मूल रासायनिक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसी अम्ल है जो मूल रसायन का काम करती है किसी भी रसायन उद्योग में। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, घरों में जो सिरका तैयार होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा तैयार होता है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिरका जो तैयार किया जाता है वो किस प्रोसेस के द्वारा। तो जो सिरका तैयार होता है उसको तैयार करने का जो प्रोसेस है वो किण्वन द्वारा होता है, क्योंकि गन्ने का अगर मान लीजिए गन्ना है उसका आपने रस रख दिया तो वो 10-20 दिन के अंदर, आपका महीना भर 10-15 दिन के अंदर उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, किण्वन की प्रक्रिया। तो सिरका किण्वन के प्रोसेस द्वारा तैयार होता है। आगे एक है कि ईछू शर्करा, जो ईछू शर्करा किसे कहा जाता है, तो जो हमारा सिरका होता है उसे ही ईछू शर्करा के नाम से जाना जाता है। कभी आ जाए कि निम्न में ईछू शर्करा कौन है तो आप उसमें सिरका को टिक करिएगा। चाय में पाए जाने वाली अम्ल की बात कर रहा है, चाय में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो चाय में आपकी टेनिक अम्ल पाई जाती है, ये आपको पता रहे, चाय में टेनिक अम्ल पाई जाती है। अब आगे है
अम्ल के अम्लीय गुण, ये अभी देखिए यूपी टेट एग्जाम 2022-23 हुआ था, अभी हाल में हुआ था, आज के 2-4 दिन पहले। तो उसमें यही क्वेश्चन आया था कि अम्ल के जो अम्ल है उसके अम्लीय गुणों के प्रति उत्तरदायी कौन है, यानी किसके वजह से जो है उसके अंदर अम्लीयता आ जाती है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कोई जलीय विलयन है और उसके अंतर्गत जो है अगर H पॉजिटिव आयन है वो मुक्त हो रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन की वजह से, यानी H पॉजिटिव यानी या हाइड्रोजन आयन, या मान लीजिए हाइड्रोजन दिया है तो आप कहेंगे हाइड्रोजन के कारण जो है जल में या उस पदार्थ के अंदर अम्लीयता का गुण आ जाता है। तो जिसके पास हाइड्रोजन आयन होगा तो अम्लीयता का गुण आएगा। अगर क्षारीयता का गुण किस वजह से आता है, वो OH आयन यानी OH निगेटिव के कारण आता है। तो ये अभी हाल की ही परीक्षा में हाल में ही पूछा गया था। तो हाइड्रोजन आयन की वजह से जो है अम्लीयता का गुण आता है और OH यानी हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से जो है क्षारीयता का गुण आता है। यानी आपको ये अच्छे से तैयार करना, H पॉजिटिव आयन अम्लीय और OH निगेटिव आयन की वजह से क्षारीय, ये चीज। अब हम लोग आगे देखते हैं, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को, देखिए अब यहाँ पे है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने में, अब देखिए ऐसे आता है कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलना है तो पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डाला जाता है? ऐसा नहीं है। यदि आप सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालिएगा तो उसकी सांद्रता जल्दी नहीं घटेगी, आपको पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल डालना होता है, तब जाकर के जो है आपकी जो है और उसकी सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल की घट जाती है। वजह क्या है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा आपकी अधिक होती है। ठीक है, आगे है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। देखिए अगर कोई जल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो बनने वाला जो सोडा वाटर है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से जो सोडा वाटर तैयार होगा, जो सोडा पानी तैयार होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। आगे लिखा गया है जैसे कोको कोला है तो कोको कोला का स्वाद खट्टा जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जो कोको कोला होता है उसका स्वाद खट्टा जो होता है वो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूं जो प्रतियोगी परीक्षा में न पूछा गया हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो कोको कोला के खट्टा होने का कारण है फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति। आगे चलिए देखते हैं, लंबे समय तक शारीरिक श्रम करने से मांसपेशियों में थकान आ जाती है और थकान का अनुभव होने लगता है। क्या कारण है, तो कारण तैयार रखिएगा अच्छे से। पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है, यानी जब मांसपेशियां हैं उसमें ज़्यादा वर्क करने से, थकान हो जाने से तब लैक्टिक अम्ल, ज़्यादा वर्क करिएगा तो लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाएगा और जिसके कारण आपकी जो बॉडी है उसमें थकान महसूस होने लगेगा। ठीक है, देखिए नींबू में कौन सी अम्ल पाई जाती है, बार बार पूछता है। तो नींबू में आपकी साइट्रिक अम्ल और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। जो मक्खन होता है वह भी अम्लीय होता है, उसमें ब्यूटेरिक अम्ल पाई जाएगी। और नींबू में बार बार पूछता है साइट्रिक अम्ल पाई जाएगी। अब देखिए अचार के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त अम्ल, जैसे कोई भी अचार होता है वो खराब न होने पाए उसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो वो आपका सिरका मिला दिए। सिरका क्या एक तरीके से अचार के परिरक्षण हेतु मिलाए जाने वाली अम्ल क्या है, तो एस्टिक अम्ल है। क्योंकि देखा जाए तो सिरका में पाए जाने वाली अम्ल भी एस्टिक अम्ल होती है, या तो सिरका मिला दिया जाएगा या एस्टिक अम्ल। ऐसा कर देने से जो अचार होता है वो काफी दिनों तक वो जो है सुरक्षित रहता है। अब देखिए सेव में पाए जाने वाली अम्ल, सेव में जो मैलेइक अम्ल पाई जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा यह भी पूछा जाता है जो शीतल पेय है यानी जो सोडा वाटर है, शीतल पेय हो चाहे आपका सोडा वाटर हो, इसमें पाए जाने वाली अम्ल का क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल। ये अच्छे से तैयार रखना है, शीतल पेय या सोडा वाटर में पाए जाने वाली अम्ल का नाम बताइए, वो है कार्बोनिक अम्ल। आगे है अंगूर में पाए जाने वाली अम्ल, टार्टरिक अम्ल है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। टार्टरिक अम्ल
फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफी होती है, पहले जो फोटोग्राफियां होती थी उनमें जो आपका एक प्लेट निकल करके आती थी तो वो निगेटिव निकल करके आता था, तो उसमें ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता था। और ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग जो है, कपड़ा जो होता है उस पर दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसे भी छुड़ाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण हेतु किस अम्ल का, देखिए जो बेकिंग पाउडर है, देखिए एक होता है खाने वाला जो सोडा है, उसके निर्माण हेतु किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो देखिए टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चींटी में पाए जाने वाली अम्ल का क्या नाम है, तो चींटी में पाए जाने वाली अम्ल जो है वो आपको चींटी में पाए जाने वाला अम्ल जो है वो फार्मिक अम्ल होती है। इमली में पाए जाने वाली आपकी जो अम्ल है वो टार्टरिक अम्ल है। ध्यान देना, इमली में पाए जाने वाली अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल। और कपड़ों में यदि स्याही लग जाए, दाग धब्बा छुड़ाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं वर्षा का जल। देखिए ध्यान देना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 या उससे कम हो जाता है तो जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय माना जाता है। अच्छे से ध्यान में रखना है कि किस वर्षा के जल को अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जब वर्षा का जल अम्लीय होता है तो उसका पीएच मान 5.5 या उससे कम ही होता है। ये तैयार रहे, पूछा गया क्वेश्चन है। अब थोड़ी क्षार पे बात कर लेते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH आयन देते हैं, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन देंगे, OH निगेटिव आयन देंगे। और जो क्षार का स्वाद होता है वो आपका कड़वा होता है, और OH आयन देगा, स्वाद इसका कड़वा होगा। और यह जो आपका लिटमस, लाल लिटमस पेपर होगा, देखिए जो नीला को लाल कर दे वो अम्ल है, जो लाल को नीला कर दे वो क्षार है। तो यह लिटमस पेपर यदि लाल होता, लाल लिटमस पेपर आपने लिया है और उसको जैसे ही लिक्विड के अंदर डाला आपने, वो नीला हो जा रहा है, इसका मतलब जो लिक्विड है उसकी जो प्रकृति है वो आपकी क्षारीय प्रकृति का है, ना कि अम्लीय। अब इसमें कुछ थोड़ा सा प्रबल क्षार का नाम आपको याद रखना है। प्रबल क्षार जो होता है वो NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और आपका KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दुर्बल क्षार की बात कर लें तो उसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार हैं, बशर्ते दुर्बल हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण पीएच मानों पे चर्चा कर लें। देखिए पीएच मान के बारे में बार बार मैं बता रहा हूँ कि पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा हमें किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञान होता है। तो आपका महत्वपूर्ण पीएच पैमाना, अब महत्वपूर्ण पीएच मान, जैसे देखिए यदि बियर है तो बियर का पीएच मान 4.5 होता है, आप इसे अच्छे से तैयार रखें। कॉफी का पीएच मान 5 होता है। शीतल पेय, जो ठंडे पदार्थ हैं, जो शीतल पेय होते हैं, उनका पीएच मान 5.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है, क्योंकि दूध भी अम्लीय है। जो आसुत जल होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, जो न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। और लार का पीएच मान, यह भी जो मुंह की जो लार है उसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है। यानी जो लार है वो आपकी अम्लीय न होकर के क्या है, क्षारीय है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यह भी क्षारीय है। रक्त भी क्षारीय है और लार भी क्षारीय है, और दोनों का पीएच मान लगभग एक होता है 7.4। ये अच्छे से तैयार रखना है। जो मानव मूत्र होता है यानी मानव पेशाब जो है उसका पीएच मान 6 होता है, यानी वो अम्लीय होती है। दंत मंजन जो होता है, जो पेस्ट तैयार किया जाता है, उसका पीएच मान क्षारीय होता है, यानी वो उसका पीएच मान 8 होता है। मक्खन, खाने का जो सोडा है, जो खाने वाला सोडा होता है जिसे आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो जो खाने का सोडा होता है उसका पीएच मान 8.5 होता है, यानी वो क्षारीय होता है। और एक जो धोने का सोडा होता है, धावन सोडा होता है, उसका पीएच मान 9 होता है। तो इस तरीके से ये रहा। अब आगे हम लोग कुछ लवणों को देख लेते हैं, क्योंकि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है। तो महत्वपूर्ण लवण, ऐसे महत्वपूर्ण बहुत सारे लवण हैं जहां से काफ़ी इनका परीक्षाओं में इनके व्यवहारिक यूज पूछता है कि इनके व्यवहारिक यूज क्या है। जैसे
साधारण नमक है, तो साधारण नमक का कभी कभी रासायनिक नाम ही पूछा जाता है, तो उसे NaCl बोला जाता है। और इसका काम क्या है, यह जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं उनके संचालन में जो है साधारण नमक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मांसपेशियों को गति देना, तंत्रिका तंत्र का संचालन करना और सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में। देखिए जो बर्फीली एरिया होती है, जब उनमें बहुत ज़्यादा सड़कों पे जब बर्फ जम जाती है तो उसे हटाने के लिए जो है साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे ही नमक का प्रयोग किया जाता है तो बर्फ जो होता है वो पिघलने लगता है। तो यह भी पूछा गया है कि सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका साधारण नमक यानी NaCl का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज। देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो उपयोग होता है वो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में एवं कृत्रिम तंतु के निर्माण में जो है NaOH का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप लोग धावन सोडा कहते हैं यानी धोने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम ही पूछ देता है, तो Na2CO3 10H2O होता है और इसका जो काम होता है वो साबुन निर्माण में, कागज निर्माण में, कांच के निर्माण में और जल की कठोरता। देखिए जल में जब कठोरता, आपको पता है कि जल में दो प्रकार की कठोरताएं होती हैं, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। जो इन कठोरताओं को दूर करने के लिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है आपका CaOCl2 और यह एक कीटनाशक का काम कर, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यह एक कीटनाशक का काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, जब चूना यानी जो चूना है यानी बुझा हुआ चूना जिसे CaOH का ट्वाइस कहते हैं, जब बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है यानी CaOCl2 का निर्माण होता है। यह कीटनाशक का काम करती है, साथ में क्लोरोफार्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे एक आपका लवण है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे काम हैं। यदि हड्डी टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर लगाने का काम, ये यदि कोई जो है आपका मूर्ति बनाने के काम में होता है और बहुत सारे दीवालों की फिनिशिंग करना हो तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूज हैं। देखिए आगे पोटेशियम नाइट्रेट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा जो है गन पाउडर, पटाखा इसके द्वारा बनाते हैं, पटाखे बनते हैं और आतिशबाजी के काम में, यानी आतिशबाजी, पटाखा बनाने और जो है गन पाउडर। आगे देखिए नौसादर, यानी नौसादर जिसे NH4Cl कहा जाता है, तो नौसादर का प्रयोग उर्वरक बनाने में यानी खाद बनाने में, अमोनिया के निर्माण में यानी अमोनिया के निर्माण में और उर्वरक के निर्माण में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए लाल दवा जिसे आप पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, यानी लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है, KMNO4 और जल के निर्जलीकरण हेतु, यदि कोई पानी यहाँ पे लगा है उसके निर्जलीकरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप देखते हैं कहीं पे काई लगी होती है, बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, तो वहाँ पे जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर देते हैं तो वो निर्जलीकरण का काम करता है, वो काई भी हट जाती है और साथ में वहाँ पे ड्राइनेस आ जाता है। तो जल के निर्जलीकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइपो क्या है, तो देखिए हाइपो क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट को आपको हाइपो के नाम से जाना जाता है। एक लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए pH मान कितना होना चाहिए, तो पौधों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए जो pH मान है वो 7 के आसपास होना चाहिए, या तो 7 से कुछ पॉइंट कम हो या 7 से कुछ पॉइंट ज़्यादा हो, तो ये उपयुक्त माना जाता है। अगर कोई मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मृदा के उपचार है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो अम्लीय मृदा, यदि कोई मिट्टी काफ़ी अम्लीय है, उसमें अम्लीयता बहुत ज़्यादा है, तो उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग कर देते हैं। यदि आप चूने का प्रयोग, बिना बुझा हुआ चूने का उसमें प्रयोग कर देते हैं तो उसकी अम्लीयता धीरे धीरे घट जाती है। या कोई मिट्टी है बहुत ज़्यादा क्षारीय है,
तो उसे जो है सही जो है एक सही मिट्टी के रूप में लाने के लिए किसका प्रयोग करना होगा आपको? तो आपको या तो कार्बनिक रसायन का प्रयोग कर, या कार्बनिक पदार्थ का, या कोई जैविक खाद, या कोई आप जैविक खाद का प्रयोग कर दीजिए, या किसी कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करना है आपको, ताकि उसके अंदर थोड़ी अम्लीयता आ जाए, क्षारीयता कम हो जाए। और एक चीज ध्यान देना है, मानव शरीर हेतु उपयुक्त पीएच परास कितना होना चाहिए। जो मानव शरीर है, अगर उसे स्वस्थ शरीर है तो उसके पीएच मान जो है, जो पीएच का जो परास है, जो रेंज है, वो किसके किसके बीच होना चाहिए? तो 7 से लेकर 7.8 के बीच। यदि मनुष्य के बॉडी का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच है पीएच मान, तो वो शरीर जो है क्या माना जाएगा? स्वस्थ माना जाएगा। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन लिए गए थे आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और यदि ये क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।